नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस भी इसको बोलते हैं, तो ये क्या होता है। इससे पहले जो है दो टर्म है जो हमें जाननी बहुत जरूरी है। एक तो है इलास्टिक कोलिजन और एक है इन इलास्टिक कोलिजन। तो अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। वैसे जो है पहले हम इसको जान चुके हैं। इलास्टिक कोलिजन होता है, मान लीजिए दो बॉडीज है, ये ए बॉडी है और ये एक बी बॉडी है। जब ये आपस में टकराएं, मान लीजिए ये जो है आपस में टकराएं और यहाँ पे लॉस ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी जो है बिल्कुल भी ना हो, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ना हो और एक दूसरे को जो है ये वेलोसिटी जो है अपनी ट्रांसफॉर्म कर दे। यानी कि मान लीजिए ये u1 के साथ चल रही थी, ये u2 के साथ इनिशियल वेलोसिटी, जब ये टकराई तो इनकी जो वेलोसिटी ये क्या हो गई v1, ये हो गई v2 विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई भी लॉस नहीं हुआ काइनेटिक एनर्जी का, तो उसको इलास्टिक कोलिजन बोल दिया जाता है। लेकिन अगर इसी के अंदर हम बात करें इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में, तो इन इलास्टिक जो कोलिजन है वो क्या होगा। अगर जो दो बॉडी हैं वो आपस के अंदर टकराएंगी, अगर वो टकराती हैं तो यहाँ पे लॉस होता है। किस चीज का लॉस होता है? काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ये किस फॉर्म में हो सकता है? हीट की फॉर्म में हो सकता है, किसी की भी फॉर्म में हो सकता है। और ये जो है आपस में स्टिक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, और जो दोनों है फिर वो स्टिक होकर ही मूव करती हैं, यानी कि अलग नहीं होती। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन क्या हो जाती है, ये स्टिक हो जाती है एक दूसरे से। तो इस तरह के कोलिजन को हम बोलते हैं कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परफेक्टली का हमने नाम लिया है, तो ये इलास्टिक हो गया, ये इन इलास्टिक कोलिजन हो गया। एक ओवरव्यू हमने इसका लिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर अगर हम बात करें, कोई भी कोलिजन है यानी कि दो बॉडीज के बीच में कोई भी कोलिजन है, वो कभी भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता और ना ही परफेक्टली वो इनइलास्टिक होता है। ये तो हम जानते ही हैं, डेली जो है चीजों को हम देखते हैं। तो कोलिजन अगर हम देखते भी हैं ना, तो वो कभी परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ना हो। और दूसरा, ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक होता है कि वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएं और कुछ जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होने के बाद एक दूसरे से वो स्टिक होकर चलें, ऐसा भी नहीं होता। यानी कि इन दोनों के बीच का कहीं पर होता है। तो ये जो है हमारा इम्परफेक्ट या फिर सेमी इलास्टिक कोलिजन आप इसको बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बात की कि परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है और परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं है, लेकिन आप इसको इम्परफेक्ट या फिर सेमी इलास्टिक कोलिजन तो कह सकते हैं कि आधा इलास्टिक कोलिजन आप कह सकते हैं, आधा प्लास्टिक कोलिजन हो गया, सॉरी जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। तो इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन जो है सेमी, आप इसको इलास्टिक कोलिजन के नाम से या इम्परफेक्ट के नाम से आप जान सकते हैं कि परफेक्ट नहीं है वो। तो जो हमारी डिग्री होती है इलास्टिसिटी की, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस की बात करें या रेस्टिट्यूशन की बात करें, तो ये है क्या। तो किसी भी कोलिजन की आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है कोलिजन की, उसको आप जिस क्वांटिटी से यानी कि बताते हैं तो उसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस कहते हैं। यानी कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, कितनी मात्रा की जो इलास्टिसिटी है कोलिजन की, तो उसको डिटरमाइन करना किसी क्वांटिटी से, उसको हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ये रेशो है। किस चीज का रेशो है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, यानी कि दो बॉडी हैं वो आपस में टकराई और कोलिजन के बाद वो अलग हो गई, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी टू द, यानी कि किसके रेशो में? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, जब वो पास में आ रही थी बिफोर कोलिजन, उनकी वेलोसिटी। यानी कि आप इसको ई से डिनोट करते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी कि ये आफ्टर कोलिजन है जो कि हमने यहाँ पे बात की। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, ये जो है ऊपर जो है हमारा, ये है आफ्टर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन है, और ये क्या है? ये बिफोर कोलिजन है। तो इन दोनों का रेशो जो है, ये जो है आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए जो E है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं V2 माइनस V1 डिवाइड बाय U1 माइनस U2। अब इसको समझिए, आपने इसको कैसे लिखा ये भी समझ लेते हैं। V2 माइनस V1 और U1 माइनस U2। अब मान लीजिए दो बॉडी हैं A और B,
ये जो है U1 के साथ मूव कर रही है और ये जो है U2 के साथ मूव कर रही है, और ये जो दोनों है कुछ समय बाद टकरा जाती हैं। टकराने के बाद थर्ड स्टेज क्या होती है, जो A है वो V1 के साथ चलती है और जो B है वो जो है V2 के साथ चलती है। अब यहाँ पे क्या है, जो U1 है ग्रेटर देन U2 है, तो ये कंडीशन है कि जो U1 है ग्रेटर देन U2 है तभी तो ये टकराएगी, क्योंकि इससे पीछे है। अगर ये इससे स्लो होगी तो टकराएगी नहीं, बराबर होगी तब भी नहीं टकराएगी। ये स्पीड जो इनिशियल स्पीड है तो इसको ज्यादा होना पड़ेगा, तो U1 ग्रेटर देन U2 होगी तभी ये आपस में टकराएगी। तो यहाँ पे ये कंडीशन है। और यहाँ पे टकराने के बाद जब ये आपस में इससे टकराएगी, अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इससे टकराएगी तो इसको ये वेलोसिटी और ज्यादा देगी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, V2 ग्रेटर देन V1 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ये दोनों जो कंडीशन है इसके अंदर आ जाती है। यहाँ पे U1 ग्रेटर देन U2 है और यहाँ पे V2 ज्यादा हो जाएगी जब ये से टकराएगी, और ये V1 जो है से कम होगी तो V2 ग्रेटर देन V1 रहेगी। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U1 माइनस U2। अब U1 U2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ टू बॉडी बिफोर कोलिजन, और V1 V2 क्या है, ये इनकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। अब देखिए अगर हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करें, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो इसके अंदर जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है आफ्टर कोलिजन वाली कौन सी है, ऊपर वाली, ये किसके इक्वल होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, यानी कि ये दोनों बराबर होंगी। अगर परफेक्टली इलास्टिक की बात करें तो अगर ये बराबर होंगी तो क्या आ जाएगा, तो यानी कि ये कट आउट हो जाएंगी और E की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। यानी कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, इलास्टिक के लिए होगी। परफेक्टली इलास्टिक के लिए तो यही होगी कि वो जो है कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुआ, एक बॉडी दूसरे टकराई, उसने अपनी एनर्जी उसको दे दी, यानी कि जो बिफोर कोलिजन थी आफ्टर कोलिजन जो है उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बराबर रही, इक्वल रही, यानी कि E इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्यों, ये दोनों कट आउट हो जाएंगी तो E इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि E जो है यूनिटी होगा। अब इसी तरह से अगर हम बात करें परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी की, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी सेपरेशन की आफ्टर कोलिजन वो इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, अब इसके अंदर देखिए ये तो आफ्टर कोलिजन सेपरेशन की वेलोसिटी है ही नहीं, वो तो स्टिक हो जाती है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में एक दूसरे से चिपक जाती है बॉडी, अलग ही नहीं होती टकराने के बाद। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी आफ्टर कोलिजन, कुछ भी नहीं होगी, इक्वल टू 0, यानी कि E हो जाएगा हमारा 0 डिवाइड बाय जो इनिशियल वेलोसिटी अप्रोच की थी बिफोर कोलिजन, तो 0 डिवाइड बाय कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा। अब इस तरह से जो है अगर हम बात करें तो जो E की वैल्यू है बाकी सारे कोलिजन जो हैं उनमें, उनके लिए जो है E की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, इसी तरह से लाई करेगी। परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए 0 और अदर कोलिजन के लिए E की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी। सिंपल सा फिनोमिना है, लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना है जो कोलिजन हम ले रहे हैं जो बॉडीज के अंदर या सिस्टम के अंदर वो क्लोज्ड है, सिस्टम जो है वो क्लोज है, कोई भी मास एंटर नहीं करता, लीव नहीं करता सिस्टम से, और जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है। इस तरह की थ्योरेटिकली हमने कंसीडरेशन ली है। आइसोलेटेड मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उन पे एक्ट नहीं कर रही बॉडीज के ऊपर, तो विद इन द सिस्टम अगर हम बात करें तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो है आइसोलेटेड जो हमारे सिस्टम है उनके लिए हमने ली है, तो सिस्टम जो है आइसोलेटेड है। तो E की वैल्यू आपने देखी, अब इसी E की वैल्यू को हम निकालेंगे, तो हमने यहाँ पे फिगर बनाई है, इसके थ्रू हम डिटर्मिनेशन ऑफ E करेंगे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस जो है हम निकालने की कोशिश करेंगे इस फिगर के थ्रू। तो इसके लिए हमें इसको समझना होगा इस फिगर से पहले कुछ। तो डिटर्मिनेशन ऑफ E के अंदर हम क्या है, इस तरह से दो स्फीयर ले लेते हैं, एक हमने स्फीयर ले लिया ये और एक ये ले लिया, यानी कि जो दो स्फीयर A और B से आप इसको डिनोट कर दीजिए, ये A है ये B है, और यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है जो B है उसका मास जो ज्यादा है इसको कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं और एक को हम स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं, यानी कि B का जो मास है वो काफी ज्यादा है A के कंपैरिजन में। तो यहाँ से आपको क्लियर हो ही रहा है। अब इसको हमने इस तरह से सिंपल पेंडुलम की तरह जो है इनको लटका दिया है और इनको यहाँ से सपोर्ट दे दी है, यहाँ से इनको अच्छी तरह से स्ट्रिंग के थ्रू बांध दिया गया है। अब स्टार्टिंग पोजीशन में क्या है, इस पोजीशन में देखिए A और B जो है लाइट कांटेक्ट के अंदर हैं, दोनों A और B लाइट कांटेक्ट के अंदर हैं। अब आगे फर्दर देखिए, अब हम इस A को जो है यहाँ पर ले आते हैं, थोड़ा ऊपर ले आते हैं, यानी कि इसकी जो हाइट है,
हम मान लेते हैं कि जो ये इसकी हाइट है इस समय सेंटर से लेंगे तो इसकी जो हाइट है इस समय हम इसको h हाइट पर उठा देते हैं। हमने ये यहाँ था और इसको यहाँ पर उठा दिया। अब इसको हम जो है यहाँ से छोड़ देते हैं और ये से टकराएगा और ये जो है ये कुछ हाइट पर चला जाएगा। क्यों? ये कुछ हाइट पे जाएगा, क्यों? क्योंकि मास में डिफरेंस है, ये देखिए बराबर हाइट पे नहीं जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो इसने जो हाइट तय की इसके टकराने के बाद वो h2 की। दोबारा समझिए, ए और बी जो थे सेम लाइट कॉन्टैक्ट में थे। ए हमने उठाया h हाइट तक, उसको छोड़ दिया, वो इससे टकराया और इसने इसको h2 हाइट तक डिस्प्लेस कर दिया। अब जो है जैसे ये से टकराया ये तो h2 हाइट तक डिस्प्लेस हो गया जो ये बी था, लेकिन ये भी तो बाउंस बैक करेगा। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। तो यहाँ पर ये इसीलिए जो है ये दिखाया गया है कि जो ये एक हम एक रेफरेंस लाइन जो है वो ले लेते हैं और ये तो ये हाइट है, ये तो है h2। अब ये जो हाइट है ये जो बाउंस बैक किया है ये हम ले लेते हैं h1 और जिस हाइट से हमने इसको गिराया था वो h थी, यानी कि h से हाइट से हमने इसको गिराया और ये जो है फिर बाउंस बैक किया ऐसे टकरा कर, तो ये h1 है। ये दोनों ही a है, दोनों अलग अलग पोजीशन है और ये जो है ये b है, यानी कि ये जब a से टकराया तो ये h2 हाइट इसने ले ली। तो ये आपके ध्यान आ गया होगा, आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर देखिए, जब a जो सफियर है उसको जब हाइट h से रिलीज किया गया, हाइट h से हमने रिलीज किया और वो b से टकराया, तो जो वेलोसिटी एक्वायर की सफियर a ने जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग सफियर b, इस b से टकराने से पहले कितनी वेलोसिटी उसने एक्वायर की, ये हम पीछे जो है फॉर्मूला निकाल चुके हैं, जो पीछे हमने टॉपिक पढ़े थे। तो ये 2gh1 की, क्यों? क्योंकि ये तो सॉरी h की 2gh, क्योंकि h से हमने जो है इसको रिलीज किया है तो इसके अंदर कितनी वेलोसिटी आएगी, वो आएगी 2gh। यहाँ पे स्केयर अगर लेते हैं तो 2gh लिख सकते हैं, अगर आप अंडर रूट लेते हैं तो u1 क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2gh आ जाएगी। तो ये क्या है 2gh। तो ये जो है इक्वेशन हम पहले निकाल चुके हैं कि ये वेलोसिटी फ्री फॉल के केस में हमने निकाली थी, वो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो u1 ये आ जाएगी आपकी, क्योंकि इस हाइट से आपने इसको रिलीज किया है। अगर जो है b, अगर हम b की बात करें स्टार्टिंग के अंदर बात करें जब ये लाइट कॉन्टैक्ट में था, तो b तो इनिशियली एट रेस्ट पे ही था, यानी कि जो u2 था वो तो जीरो ही रहेगा। u1 के पास तो वेलोसिटी आ गई, u1 तो आ गई यानी कि, और b के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, ये रेस्ट में था, तो u2 हो गया जीरो। अब दूसरा केस ये क्या था हमारा, बिफोर कोलिजन की हम बात कर रहे हैं कि जस्ट बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन ए बी से टकराया और b ने क्या किया, b ने हाइट ले ली h2 ले ली, और ये जो a है जब ये इससे टकराया तो वो बाउंस बैक हो गया, जैसे टकराया इसने h2 हाइट ले ली और ये बाउंस बैक हो गया। अगर इसकी नॉर्मल पोजीशन देखें तो ये थी, तो b h2 हाइट पे चला गया और ये बाउंस बैक हो गया टकरा कर उससे। तो जो v1 है इसके अंदर टकराने के बाद की वेलोसिटी वो v1 हम ले रहे हैं, तो v1 जो है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी हो जाएगी अंडर रूट 2gh1, क्योंकि ये बाउंस बैक करके इसने ये वेलोसिटी एक्वायर की जो a था। उसके बाद जो v2 है यानी कि जो b ने एक्वायर की, इस b ने एक्वायर की वो कितनी की इसने, वो इसने कर ली 2gh, क्या आ जाएगा 2, क्योंकि ये h2 हाइट पे है, ये h1 हाइट पे है, ये h हाइट पे है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम ले रहे हैं। तो ये v1 आ गई, ये v2 आ गई। अब E का जो फॉर्मूला है वो क्या था हमारे पास, तो याद है आपके क्या था, वो था v2 माइनस v1 डिवाइड बाय क्या था u1 माइनस u2, यही था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला। अब v2 की वैल्यू क्या है, v2 की वैल्यू आपको पुट कर देनी है यहाँ पे 2gh2 माइनस v1 की वैल्यू पुट कर देनी है 2gh1। तो ये बस हमें अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, डिवाइड बाय u1 की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2gh और u2 की वैल्यू क्या है, ये तो है 0, तो यहाँ पे 0, तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी। अब अंडर रूट 2g अंडर रूट 2g अंडर रूट 2g ये सब में कॉमन ही है, तो ये जो है कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, अगर आप सीधा देखें तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट h2 माइनस अंडर रूट h1 डिवाइड बाय अंडर रूट h, तो ये e की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से अगर आपको h की वैल्यू, h1 की वैल्यू, h2 की वैल्यू पता हो तो आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है या फिर कोफिशिएंट ऑफ जो रेजिलेंस है कोलिजन का निकाल सकते हैं।
तो ये था हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।